जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर्मी जनरल ड्यूटी का 15 मॉडल पेपर। तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ पेपर सॉल्व करते जाइए और आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पक्का कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? When did first world war happen? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये कब हुए थे और कब समाप्त हुए थे इनकी डेट याद होना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था ये। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपसे इसकी समाप्ति की डेट पूछी जाए तो इसकी समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? जिस तरह से देश में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में राष्ट्रपति कौन होता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है राज्य के राज्यपाल से, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह से राष्ट्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है असम, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये असम के डिगबोई में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी। मधुशाला के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मधुशाला? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? किसके द्वारा पल्लव राजवंश की स्थापना की गई थी? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर टिक किया है सिम्हा विष्णु, तो बिल्कुल करेक्ट है। संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? Who presidents over the joint session of the parliament? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने आंसर टिक किया है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो बिल्कुल करेक्ट है। किस देश को 2011 में आजादी मिली थी? Which country got independence in 2011? तो फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर टिक किया यहाँ पर सूडान, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सूडान को 9 जुलाई 2011 में सूडान को आजादी मिली थी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र है जो भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है बंगाल गजेट, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसका प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हु ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया फ्रेंड्स चार्ल्स विंकीज, तो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने 1785 में संस्कृत से भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारत के किस राज्य में साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है जिसने हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त की है लिटरेसी में? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया फ्रेंड्स केरल, तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपसे यहाँ पर आंसर पूछा जाए कि सबसे कम किसने स्थान प्राप्त किया है, तो सबसे कम प्राप्त किया है फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? कौन सा है भारत का जो पहली समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है, मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, तो बिल्कुल करेक्ट है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। सभी को पता होगा हमारे देश में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर अगर आपने टिक किया है 3, तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन से 3 होते हैं? एक इंडिपेंडेंस डे होता है, एक रिपब्लिक डे और एक महात्मा गांधी जयंती होती है। टाइटन का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? किसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर टिक किया है शनि यानी कि सैटर्न, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह होता है। जो ग्रीष्म मानसून होता है उसका जो डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से हमारे देश में मानसून की शुरुआत होती है।
तो कहाँ से कहाँ तक होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जनरल साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता जिसे कि रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला बता दूं। जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का हम साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये जो होती है इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसका मात्रक किस तरह से निकलेगा? ये होता है रेजिस्टेंस, इसका इधर लेके चले जाते हैं एरिया डिवाइड में लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली जो हमें एसआई यूनिट मिली है रेजिस्टिविटी की, वो क्या मिली है? ओम मीटर। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो हमारी जो बॉडी में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो किसका रक्तदाब का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन्स होता है वो? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया फ्रेंड्स एड्रिनल, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या करता है? एड्रिनल हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को यानी कि रक्तदाब को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल? कौन सी है फ्रेंड्स? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है ऑस्मियम, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सबसे भारी धातु मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक नाभिक दिया गया है, और जिसमें यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है। तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। ये जो रेडियम है इसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ये ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दोनों का जो सम होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है। तो जो 88 है वो क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बेस में लिखा होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 226। 226 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 226 माइनस अगर हम 88 करेंगे तो हमें फाइनली कितना मिलेगा? यहाँ पर 831 138। तो 138 क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और 226 यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएलवी? क्या होगा फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म? एएसएलवी का जो फुल फॉर्म है बता दूं मैं आपको क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया है? तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपसे आविष्कारक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन सी चीज को किसने आविष्कार किया है। तो यहाँ पर ग्रामोफोन का पूछा गया है, तो उसने इन्वेंट किया था ग्रामोफोन। जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है एडिसन, तो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्र ग्रहण कब होता है? कब होता है फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या फिर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या फिर जब पृथ्वी सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो कब होता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड। जब भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण होता है। उसे बोलते हैं लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर इन, किस टर्म में भोजन की जो एनर्जी होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है? कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, केल्विन टेम्परेचर को मापा जाता है, सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मापा जाता है, और जो कैलोरी होती है उसमें क्या करते हैं? जो एनर्जी होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एंटोजूलॉजी किसका अध्ययन है, किसकी स्टडी है एंटोजूलॉजी? फ्रेंड्स, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है परजीवी, जो बड़े जीवों के अंदर रहते हैं, यानी कि पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिज्म, इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? एंटोजूलॉजी। तो अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? डिफिशियंसी इन विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज, कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण? बेरी स्कर्वी, पेलेग्रा, या फिर रिकेट्स। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन टी टिक किया है रिकेट्स तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है।
भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है दिल्ली, तो बिल्कुल करेक्ट है। पालक के वर्ण में भारी मात्रा में होता है, जो पालक का पत्ता होता है उसमें कौन सी मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है लोहा यानी कि आयरन, तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? विच डिसीज इज कॉज बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, तो बिल्कुल करेक्ट है। और हाइड्रोफोबिया किसका साइंटिफिक नेम है? रेबीज का। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में रेबीज भी देंगे, मैक्सिमम रेबीज ही देते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोफोबिया आ जाता है तो आपको ऑप्शन बी टिक करना है। प्लेटिनम का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लेटिनम इज पीबी, पीटी, एजी या सी? तो फ्रेंड्स आपको पीबी और पीटी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पीबी जो है वो लेड का है और पीटी वो क्या है? प्लेटिनम का। तो अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द फोरसाइडनेस? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। दूरदृष्टि दोष में आप सभी को पता होगा कि जो निकट की वस्तुएं होती है वो बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो हमारा जो रेटिना होता है, हमारी इमेज रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन दूरदृष्टि दोष के केस में जो इमेज है वो रेटिना से पीछे बनती है। तो कौन सा लेंस का इसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया फ्रेंड्स उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100? तो सबसे पहले हम 90% ऑफ 100 कर लेते हैं, तो ये 100 है और 100 का कितना होगा? 90%। और इसका भी कितना होगा फ्रेंड्स? 40% लेस। 40% लेस मतलब हमने मान लिया 100 और 100 माइनस ये 40%। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 40 डिवाइड बाय 100, ये 40% लेस को इस तरह से करेंगे। ये 100 माना है पूरा नंबर, उसमें से हम 40 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 40% लेस। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, परसेंटेज की जगह पे 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे मिला 90, ये हो जाएगा 100 माइनस 40, यहाँ पर हुआ 60, 60 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 54। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 210 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, फिर वही स्वयं का कितना हो जाता है? 137.50% हो जाता है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो इसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ 210 इज एडेड इन अ नंबर, तो हमने मान लिया कि वो नंबर 1 से, अब इस नंबर में कितना जोड़ा जाए? 210 जोड़ा जाए, तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो स्वयं का 137.50% हो जाता है स्वयं का। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, हमने जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा कर लिया और इक्वेशन बना ली। यहाँ इसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ 137.5 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1350 डिवाइड में, यहाँ इसकी 2 0 लगा दी और परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं, और ये नंबर x हमने जो एज्यूम किया था वो है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये कितना होगा? इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 275 हुआ यहाँ पर 2। इसको फिर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे मिला हमें कितना? 20 और इंटू 2। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा? ये 210 यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर मिलेगा 55 डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 40, और यहाँ पे मिलेगा प्लस का x इधर ला के माइनस का x हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमें 15 और इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 40 इंटू x। इसको फिर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 इंटू 40 करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कितनी मिलेगी? 56, और यहाँ पर 0 यानी कि 560। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। दो प्राकृत क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का एक 394 होता है, तो वो संख्याओं को आपको योग बताना है। तो दो प्राकृत क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछे हैं। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सभी को पता है 1 3
5 ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। उन्होंने क्या बोला है, 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कोई से भी हो सकते हैं, वो हमें ज़रूरी नहीं 1 या 3 या 5 ही हो। तो जब ऑड नंबर की बात करते हैं तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं जो पहला नंबर होता है ऑड, यूनिवर्सल ऑड नंबर की अगर बात करें तो वो होता है x, और अगर नेक्स्ट हमें ऑड नंबर चाहिए होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, हमेशा +2 कर देते हैं। फिर इसमें +2 होगा तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बोले हैं तो हम ये 2 स्टार्टिंग वाले जो नंबर है यूनिवर्सल ऑड नंबर्स वो पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है इनके स्क्वायर का योग बोला है, तो यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर उसमें जोड़ देते हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर करके, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो कितना है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो है 394। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 394। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा +4x, और यहाँ पर ये आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 390 इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस का 195 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस तरह से करेंगे, अगर हम यहाँ पे लेते हैं दो नंबर 15 और 13, तो उन 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना 195 मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 15x माइनस 13x माइनस 195। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 15 मिलेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 15 मिलेगा। x की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 13। अब 2 नंबर मिले हमें 15 और 13। अब इन दोनों का हमें क्या पूछा है, यहाँ पर सम पूछा है, ना कि 2 नंबर पूछे हैं। तो 15 और 13 को आप जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा 28। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि 738 A68 11 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें ये जो नंबर दिया है, ये नंबर क्या है, अगर 11 से डिविजिबल है, अगर 11 से विभाजित होता है तो इसमें आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का 11 का, वो किस तरह से होता है, इवन नंबर्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, ऑड नंबर्स के सम के इक्वल। तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये a, फिर एक नंबर छोड़ के 3, ये सारे क्या है ऑड नंबर। तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं, यहाँ पर a और +3 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, इवन नंबर के सम के। तो इवन किस पे है, 6 इवन पे है, 8 भी इवन पे है, और 7 भी क्या है, इवन नंबर्स पे है। अगर कोई सा भी नंबर 11 से विभाजित है, डिविजिबल है, तो उसके डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑड नंबर्स का सम होता है वो इवन नंबर्स के सम के बराबर होता है। ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने यहाँ पर इनको इक्वल कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a + 3, ये हो जाएगा 15 + 6, यहाँ पर हो जाएगा 21 में से यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 18 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो a की वैल्यू फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितनी मिली, 9। तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि 4096 जो है इज इक्वल टू किसके बराबर है, 64 के। जो ये अंडर रूट की वैल्यू है, अंडर रूट 4096 उसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। तो आपको जो ये है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पर अंडर रूट लगाओ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, जो अंडर रूट 4096 है उसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। तो यहाँ पे हमने 64 पुट अप कर दी, और यहाँ पे 4096 नहीं दिया है तो हम यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, और ये 2 0 यहाँ पर लगा दी। 4096 की वैल्यू पे कितनी है, 64, और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर 100, ये अंडर रूट 100 के अंदर ही रहेगा। और इसी तरह से हम इसमें से भी 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 10⁻6 ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, और 4096 जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू 64 होती है। तो ये मिलेगा यहाँ पे 64, ये होगा 64, ये अंडर रूट 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, और ये 6 बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 10⁻3 यानी कि 1000 हो जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 64 000 प्लस 64, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 64, और डिवाइड में होगा 1000। इन सबको ऐड कर लीजिए आप, फाइनली कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 6 4 और 6 4 4 10 0, और यहाँ पर कैरी चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7046, और डिवाइड में यहाँ पर 1000, ये 1000 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने पॉइंट
ये 1000 यहाँ से हटा देंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो कहाँ लगेगा वो फ्रेंड्स, यहाँ लगेगा 70.464। अगर आप इसे पॉइंट को हटा के 1 लगा के 0 लगाओगे तो सेम हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो आंसर क्या मिला फ्रेंड्स हमें 70.464। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं और वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, तो यदि ए और बी दोनों ही कुल मासिक बचत 5000 रुपये करते हैं तो बी की मासिक आय आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मासिक बचत है, मासिक बचत कितनी है, 5000 रुपये है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे मासिक बचत का जो अनुपात है वो क्या है, 4:1 है। इसको लेके हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4:1 जो है मासिक बचत का जो है अनुपात है। यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे एक ही जब निकालेंगे तो किस तरह से निकाली जाएगी, टोटल इन दोनों जब टोटल निकाला जाता है तो किस तरह से निकाला जाता है, ये रेशियो है 4:1 है और टोटल कितना होगा, 4 और 1 5, और यहाँ पर कितनी दे के रखी है, ये 5000 रुपये दे के रखी है। तो वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी हमें, 4000 रुपये। तो ये जो 4000 रुपये मिली ये किसकी मासिक बचत आई मिली, हमें ए की मिली। इसी तरह से हमें बी की कितनी मिलेगी, 1000 रुपये मिल जाएगी। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, टोटल सैलरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, टोटल सैलरी क्या होती है, सेविंग जो रहती है, सेविंग प्लस कितना उसने एक्सपेंडिचर करा है, कितना उसने खर्च करा है, इनका जो सम होता है वो होती है टोटल सैलरी। तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी है उसका अनुपात क्या है, 2:1 है। तो मान लिया हमने 2 और यहाँ पर 1। और जो सेविंग है, सेविंग हम कितनी निकाल चुके हैं, ए की 4000, तो उसमें से हम 4000 माइनस कर देंगे। और बी की कितनी है, 1000, तो हमने उसमें से 1000 माइनस कर दिया। और टोटल जो है वो कितनी है, 5:3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 और ये हो जाएगा 12000 इज इक्वल टू में होगा 5x माइनस 5000। इसको इधर ले गए माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस होगा, x इज इक्वल टू 12 में से यहाँ पे 5 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 7000। तो फाइनली जो x की वैल्यू मिली वो फ्रेंड्स हमें कितनी मिली, 7000। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 250 आदमी एक काम को 5 घंटे प्रतिदिन में करते हैं और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, और इसी तरह से 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों के भीतर काम खत्म करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पुरुषों की संख्या आपको बतानी है। फ्रेंड्स मैं हमेशा फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि जो m1 d1 इज इक्वल टू होता है m2 d2। यहाँ पर m मैन है, d क्या है, डे है, दिन है, और इसी तरह से यहाँ पर टाइम भी दिया है। तो जब टाइम दे के रखते हैं तो टाइम की वैल्यू हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, टाइम यहाँ पर t1 और t2 इंक्लूड हो जाएगा अगर टाइम भी आपको क्वेश्चन में दिया हो तो। यहाँ पे मेन कितने हैं, 250 है। उसी तरह से 5 घंटे काम करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। उसी तरह से कितने आदमी हैं पूछा गया है तो हमें पता नहीं, m2 मान लेते हैं। दिन कितने हैं, 10 दिन, और काम कितने, 8 घंटे करते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 20, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, कैरी 2 चला जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 मिलेगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा 31। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, 312.0। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है और राहुल की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, 162 है, जो कि क्या है, छोड़ देता है इसे। तो नई औसत ऊंचाई क्या है, तो टोटल जो 6 दोस्त है फ्रेंड्स उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, x1 से x6 तक कितनी दे के रखी है, यहाँ पर औसत ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है। और इन 6 दोस्तों में से जो राहुल है उसकी कितनी है, 162 है। तो राहुल इसे क्या कर देता है, एक्स कैप कर देता है, छोड़ देता है। तो टोटल कितने मिलेंगे फ्रेंड्स हमें यहाँ पर, x1 से x5 तक जो मिलेंगे, और माइनस हो जाएगा इसमें से कितना, ये जो हमारा है नया औसत है। अब ये जो नया औसत है ये आपको बताना है। यहाँ पर x1 से x5 की वैल्यू मान ली, यहाँ पे 5x उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये 5x हो जाएगा। और जो छठा है राहुल उसकी 162 दे के रखी है, ये 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 102। और अब ये 5x हुआ यहाँ पर 162, इसमें से हम माइनस कर देंगे, इधर आके आ जाएगा 2 का 2 कैंसल, 6 माइनस यहाँ पर 4 बचा,
यहाँ पे 2 बचेगा 840, 840 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 6 30, यहाँ पर कैरी 4 गया, 40 बचा, 5 8 40, तो कितना मिला फ्रेंड्स 168। तो जो नई औसत ऊंचाई है राहुल के छोड़ने के बाद में वो कितनी मिली 168। ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। मधु की 6 साल पहले शादी हुई थी, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र क्या है वो आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया मधु की आयु कितनी है m है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो मधु की 6 साल पहले शादी हुई थी, तो मान लो ये मधु की आयु की 6 साल पहले वाली आयु है। 6 साल पहले इसलिए हमने 6 में से माइनस कर दिया है। तो जो आज की आयु है उसके जो विवाह के समय की आयु यानी कि 6 साल पहले की आयु के समय की कितनी गुनी है 1 से ही 1/4। यहाँ पे 1 से ही 1/4 गुनी है। 1 से ही 1/4 मतलब 5/4 गुनी है। तो ये इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गई है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 4m, यहाँ होगा 5m, ये हो जाएगा 30। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा m इज इक्वल टू कितना मिला फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 30। तो जो मधु की आयु है वो कितनी 30 है, लेकिन उसके बेटे की आयु पूछी गई है। तो आगे भी क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। तो मधु की आयु हमने कितनी 30 निकाली, उसके पुत्र की आयु उसकी कितनी 1/10 है यानी कि 3 वर्ष। तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का उसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देके रखा है व्यास यानी कि डायमीटर है, लेकिन हमें क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस देके रखी है। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, जो डायमीटर है उसका हाफ कर देंगे, रेडियस मिल जाएगी, ये मिली 7। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कितना होगा 22/7 और आर की वैल्यू 7 पुटअप करी, 7 × 7, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ 88 × 7, 88 × 7 हम करेंगे तो कितना 8 7 56, 8 7 56 और यहाँ प्लस 55 करा तो 61 यानी कि 616। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और इसकी वैल्यू बताना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बताऊंगी, क्या है tan 2x। tan 2x जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए उसका सारे बेसिक फार्मूले याद होना चाहिए। यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 - tan x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैसे किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 प्लस दिया हुआ है, यहाँ है 10, यहाँ पर हम लगाएंगे tan 2a का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2a तो नहीं है लेकिन a है, तो जिस तरह से यहाँ पर 2 था तो एंगल यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं हाफ दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर a है तो ये क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। तो tan 2a का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा 2 tan डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर a/2। a/2 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर हमने 2x का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर डबल था तो एंगल हाफ हुआ था, इसी तरह से यहाँ पर एंगल सिंगल है तो हम इसे क्या कर देंगे यहाँ पर हाफ कर देंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है tan a/2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर a/2 और इस tan a/2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +2 tan स्क्वायर a/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 1 + tan स्क्वायर a/2 और 1 + tan स्क्वायर a/2 यहाँ पर डिवाइड में चल रहा है 1 - tan स्क्वायर a/2। तो डिवाइड में यहाँ पर कितना है 1 - tan स्क्वायर a/2। तो फ्रेंड्स 1 + tan स्क्वायर a/2 डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर a/2 ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2a का। और 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a/2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो फ्रेंड्स हमें आंसर क्या मिला cos a। तो अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 10%, 20% और 50% की क्रमिक छूट किसकी एकल छूट के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो बताते हूँ, जो क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक सिंगल जो डिस्काउंट होता है एकल छूट होती है, जिसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 - 1 - R1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 - R2 डिवाइड बाय 100
इंटू 1 माइनस R3 डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आता है, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 1 माइनस R1 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, 1 माइनस 50 डिवाइड बाई 100। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 90 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर है 100 भी है मल्टीप्लिकेशन में। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ मिलेगा 36 और यहाँ मिलेगा डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा 1 माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 100 माइनस 36 डिवाइड बाय 100, यहाँ मल्टीप्लाई में 100 तो होता ही है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 64 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल तो फाइनली हमें कितना मिला 64%। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट। एक संख्या x से 50% कम है और दूसरी संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो फ्रेंड्स क्या है, एक संख्या मान लिया हमने x से, वो कितनी है 50% कम है, ये हमने 50% कम कर लिया यहाँ पर। डिवाइड में जो दूसरी संख्या है वो x से कितनी है 20% कम है, तो यह 20% कम है। अब इन दोनों का आपको रेशो बताना है, तो हमने इन्हें रेशो में लिख ली। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 50x डिवाइड में 100 और ये हो जाएगा 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 20 कितना होगा 80x डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और रेशो क्या मिला हमें 5:8। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 सेकंड में 650 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, जबकि आपको ट्रेन की लेंथ दे के रखी हो और किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ दे के रखी हो, माना ट्रेन की लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इन दोनों का हम सम करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टाइम से, इस तरह से निकाली जाती है स्पीड। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ कितनी है 450 मीटर है और पुल की लंबाई कितनी है 650 मीटर है। दोनों को हमने जोड़ दिया और डिवाइड कैसे करेंगे टाइम से। टाइम कितना दे के रखा है 36, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 0 5 5 0 6 4 10 0 और 1 कैरी, ये हो गया 1100 डिवाइड बाय 36। ये हमें मिला है मीटर पर सेकंड में और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में से कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। यहाँ पे 18 18 2 ज़ा 36 और यहाँ पे होगा 5 2 ज़ा 10, 10 से 10 ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना मिला 110 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। दो संख्याओं का HCF दे के रखा है कितना 12 और LCM 1056 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा रिलेशन होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो HCF कितना है यहाँ पर 12, LCM है 1056 और एक संख्या दे के रखी है 132 और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा 12 एकम 12, ये 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 एक के जाएगा 12 1 ज़ा 12, 11 से कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर 11 9 ज़ा 99, कैरी कितना जाएगा 6 और 11 6 ज़ा 66, तो 96 वैल्यू मिली। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है आपको। यहाँ पर एक सीरीज दे के रखी है और उसका नेक्स्ट टर्म जो है वो पूछी गई है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो जो सीरीज है तो 24 है, 24 हम किस तरह से मिल सकता है, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 में से कितना माइनस कर दो तो 24 मिलता है 3, तो यहाँ पर हमने ये 3 माइनस करा तो कितना मिला हमें यहाँ पर 24 मिल गया। चलो नेक्स्ट नंबर किस तरह से, अगर 3 की जगह पर 4 का क्यूब कर दो और उसमें से 4 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 64 में से 4 माइनस करा तो 60 मिलेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 का क्यूब करके -5 करें तो कितना मिलेगा, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से माइनस करेंगे तो 120, मतलब हमारी सीरीज इस तरह से चल रही है। 6 का क्यूब करेंगे उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 210।
इसी तरह से 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 3 4 3 होता है, और इसमें से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 3 3 6। तो आपको जो नेक्स्ट टर्म मिली वो कितनी मिली यहाँ पर 3 3 6। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि एक शब्द अलग है, तो उस जो शब्द भिन्न है उसे आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स कौन सा इनसे मैच नहीं करता है, जैसे जड़ है, तालाब, बीज और पत्तियाँ, ये सारे क्या है पौधे के पार्ट्स हैं। जड़, बीज और पत्तियाँ ये सभी पौधे के पार्ट्स हैं, लेकिन जो तालाब है वो पौधे का पार्ट नहीं है। तो डिफरेंट क्या होगा बी। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष ने 15 किलोमीटर की यात्रा की पूर्व की ओर। तो पूर्व दिशा होती है, 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्व दिशा की ओर की, फिर वो उत्तर की ओर मुड़ गया यानी कि ऊपर मुड़ा, और फिर कितना चला 15 किलोमीटर चला, और फिर यात्रा उसने पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा की। तो ये पश्चिम की ओर फिर मुड़ा और कितनी 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब वह अपने आरंभ की दूरी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से वो कितनी दूर है, तो ये उसका एंडिंग पॉइंट है और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये 15 है तो ये भी 15 और ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15। मतलब कितने दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 किलोमीटर। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का दिया गया, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज का मिक्सचर है, और यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो यहाँ तो इसमें दो सीरीज बन रही है। एक तो ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ है इसका कॉम्बिनेशन और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। तो किस तरह से बन रहा है कॉम्बिनेशन, जैसे जे है तो ये आई एच, ये जो है एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे। इसी तरह से ये के है, के के बाद यहाँ पर एल आना चाहिए और उसके बाद एम आ रहा है। ये जो सीरीज़ है ये रिवर्स में जा रही है और ये फॉरवर्ड जा रही है। उसके बाद दूसरा नंबर हम चेक कर लेते हैं, 2 है, 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला, फिर 4 में कितना जोड़ दिया यहाँ पे 3 मिला, 3 ऐड किया तो 7, 7 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 11। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगी 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, और 16 में 6 ऐड करेंगे 22। इस तरह से सीरीज चल रही है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर पी, पी के बाद यहाँ क्यू छूटा है, उसके बाद आर आया है, आर के बाद एस छूटा है और टी आएगा यहाँ पे। तो हमारे टर्म क्या मिलेगी टी, टी के बाद यू छूटेगा और वी, वी के बाद डब्ल्यू, एक्स और वाई छूटेगा और जेड। इस तरह से हमारी सीरीज मिल रही। तो हमें जो नंबर मिसिंग टर्म मिला वो क्या मिला L11T, यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया गया है, हमें ये वर्ड दिया गया है और इससे आपको कौन सा बन रहा है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर शाइन बन रहा है क्या, एस भी इसमें है, एच भी है, आई भी है, एन भी है और ये भी है। ये तो बन रहा है, शाइन बन रहा है। उसके बाद साउंड को चेक कर लेते हैं, एस है, ओ भी है, यू यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं बन रहा है। इसी तरह से सॉसर को चेक करेंगे, एस है, ओ है, सी है, लेकिन 2 सी यहाँ पर नहीं है तो ये भी नहीं बन रहा है। इसी तरह से इसको चेक करेंगे तो आर भी है, एच है, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है तो ये भी नहीं बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है, सिर्फ शाइन बन रहा है, यानी कि ऑप्शन है अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मॉडल पेपर 15 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।